सो हे गाइस, वेलकम टू लियो लाइफस्टाइल टीवी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है अबाउट कोला वॉर। क्यों सिर्फ दो ब्रांड्स, एक पेप्सी और दूसरी कोका कोला, आपको ज्यादातर दिखती है किसी भी स्टोर पे आप चले जाएं। यही नहीं, इन दो कंपनीज की राइवलरी अप्रोक्सीमेटली 100 साल पुरानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी पेप्सी वर्सेस कोका कोला वॉर की। चलिए जान लेते हैं कि कोका कोला रेसिपी आखिरकार आई कहां से, कोका कोला ब्रांड आखिरकार बना कहां से। तो 1886 में जॉन स्टिट नाम के एक आदमी ने इनिशियली कोका कोला को एक ड्रग स्टोर पे बेचना स्टार्ट किया एज अ मेडिसिनल बेवरेज। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला की जो रेसिपी इनिशियली थी वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ों को काउंटर करने के लिए बनी थी। कोका कोला का नाम उससे ठीक 2 साल बाद उनके बुक कीपर ने रखा, जो कि बेसिक 2 इंग्रेडिएंट्स यानी कि कोका और कोला लीफ से बना हुआ ये ड्रिंक, इस पे नाम रखा गया कोका कोला। अब 1889 में इसको बेचा गया एक कैंडलर नाम के एक आदमी को, और उसने 1892 में इसकी अटलांटा में पहली कंपनी खोली। तो इस तरह से स्टार्ट हुई कोका कोला कंपनी। तो चलिए अब बात करते हैं पेप्सी की हिस्ट्री के बारे में। तो पेप्सी ऐसी ड्रिंक को बनाया गया 1893 में ब्रैडम नाम के एक आदमी ने, और इनिशियली ये ब्रैड्स ड्रिंक करके काफी बेचा गया। ये भी एक मेडिसिनल बेवरेज की तौर पे बेचा गया ड्रग स्टोर्स पे। अब इससे ठीक 5 साल बाद 1898 में इसका नाम रखा गया पेप्सी कोला। पेप्सी शब्द इसलिए आया क्योंकि ये एक पेप्सिन एंजाइम यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ पेप्सी। अब इन दोनों कंपनीज की राइवलरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो था वर्ल्ड वॉर 1 जो कि हुआ 1914 में। इन दोनों कंपनीज को काफी नुकसान हुआ इस टाइम पे। कोका कोला तो जैसे तैसे इस टाइम से निकल ली, लेकिन पेप्सी इस मार से नहीं बच पाई। उस टाइम पे शुगर प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। इस वजह से शुगर प्राइसेस के काफी ज्यादा बढ़ने से इन दोनों कंपनीज को नुकसान हुआ था। पेप्सी की हालत इतनी खराब थी कि 1923 में वो बैंकक्रप्ट हो गई। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड आता है। पेप्सी जाती है कोका कोला के पास और उन्हें बोलती है कि वो कोका कोला उसे खरीद ले, लेकिन उस वक्त कोका कोला ने पेप्सी को खरीदने से मना कर दिया। अब बैंकक्रप्ट पेप्सी को खरीदता है चार्ल्स लोफ नाम का एक आदमी। जी हाँ, इस आदमी की भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यह आदमी के यूएसए में उस वक्त 115 से भी ज्यादा कैंडी स्टोर्स थे, और इन्हीं कैंडी स्टोर्स के आगे वो कोका कोला को बेचता था। तो चार्ल्स लोफ ने, क्योंकि हैवी वॉल्यूम में वो कोका कोला खरीदता था, उसने कोका कोला को डिस्काउंट्स के लिए बोला, जिसे कोका कोला ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कोई डिस्काउंट्स आपको नहीं देंगे। इसी बात को बुरा मानते हुए चार्ल्स लोफ को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं एक कंपनी खोलूंगा जो कि कोका कोला की एक कंपटीटर बनेगी। उसी वक्त उसने पेप्सी को खरीदा। अब हम अगर आज की डेट की बात करें तो फाउंटेन पेप्सी आपने नाम सुना होगा। तो बेसिकली ये आइडिया फाउंटेन पेप्सी का वहीं से आया। चार्ल्स लोफ ने अब पेप्सी को खरीद तो लिया, लेकिन पेप्सी को compete कराने के लिए कोका कोला से उसने कोका कोला के रेट से कम दाम पे पेप्सी को बेचना स्टार्ट किया। जहां कोका कोला $5 में आप सिर्फ 150 ml ले सकते थे, उसी दाम पे आपको पेप्सी 300 ml तक मिल रही थी। अब इससे क्या हुआ कि पेप्सी का मार्केट शेयर बढ़ने लगा, धीरे धीरे पेप्सी की डिमांड भी बढ़ने लग गई। तो धीरे धीरे कोका कोला से compete करने में पेप्सी आगे बढ़ने लगा। अब आता है 1938 में, जिसमें पेप्सी ने अपनी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की रेडियो पे एक जिंगल के द्वारा। अब इस जिंगल को गुनगुनाने से क्या फायदा है? जब कंज्यूमर्स इस तरह के जिंगल को बार बार सुनते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन आता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। तो इस तरह से पेप्सी ने अपनी पहली मार्केटिंग स्टार्ट की 1938 में।
अब आता है वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन इस बार दोनों कंपनीज ने अपनी पुरानी गलती से सीखा, यानी कि दोनों कंपनीज ने शुगर फार्म्स ऑलरेडी खरीद लिए। पेप्सी ऐसी कंपनी ने तो क्यूबा में शुगर फार्म्स ऑलरेडी खरीद के रखे थे, ताकि अब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पेप्सी उसे काउंटर कर सके। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कोका कोला एंड पेप्सी इन इंडिया। इंडिया में पहली जो कोला ड्रिंक बनी वो बनाई गई थी ना ही कोका कोला से और ना ही पेप्सी से, वो बनाई गई थी पार्ले के द्वारा। पार्ले ने उस टाइम पे एक अपनी पहली ड्रिंक लॉन्च की थी जिसका नाम था ग्लूको कोला। लेकिन इस ग्लूको कोला में नाम और शब्द जो यूज किया गया था वो वर्ड था कोला का। उस टाइम पे कोका कोला ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी इंडिया में, तो कोका कोला ने इसके खिलाफ आपत्ति दिखाई और कहा कि ये नाम नहीं यूज होना चाहिए क्योंकि ये हमारा नाम है। इस नाम को बाद में पार्ले ने चेंज कर दिया था गोल्ड स्पॉट से। कोका कोला ने उसी वक्त अपनी एक खुद की एक बॉटलिंग यूनिट तैयार कर ली थी न्यू दिल्ली में। इसको देखते हुए धीरे धीरे पेप्सी भी इंडिया में आई, लेकिन पेप्सी इनिशियली काफी ज्यादा वॉल्यूम्स में इंडिया में नहीं सेल कर पाई। तो 1962 में पेप्सी का इंडिया से एग्जिट हो गया। अब उस वक्त पे दो टॉप कंपनीज थी। पहली कंपनी थी कोका कोला जिसका सबसे ज्यादा मार्केट शेयर था, और सेकंड पे थी पार्ले। लेकिन 1976 में फेमा एक्ट के आने के बाद फॉरेन कंपनीज को सिर्फ 40% तक की ओनरशिप मिली। तो अगर अब कोका कोला को इंडिया में सरवाइव करना था तो उसका एकमात्र रास्ता था कि वो किसी और कंपनी के साथ आए। लेकिन कोका कोला अपनी रेसिपी को लेके काफी प्रोटेक्टिव है। यह कहा जाता है कि कोका कोला की पूरी रेसिपी सिर्फ दुनिया में दो ही लोगों को पता है, और ये दोनों लोग एक साथ कभी भी एक ही प्लेन में ट्रैवल नहीं करते। तो कोका कोला क्योंकि अपनी रेसिपी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, इस वजह से कोका कोला को भी इंडिया से जाना पड़ा। अब इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हुए पार्ले ने कई और ड्रिंक्स को लॉन्च किया टू कैप्चर दिस वैक्यूम मार्केट शेयर। यही नहीं, विजय माल्या ने भी उस टाइम पे थ्रिल कोला नाम का एक ब्रांड लॉन्च किया था टू कैप्चर दिस वैक्यूम, जो कि कोका कोला के जाने के बाद क्रिएट हुआ था। 1971 में पार्ले ने लिम्का को लॉन्च किया। अब बाद में जब कोका कोला का एग्जिट हो गया, उसके बाद 1976 में पार्ले ने एक और ड्रिंक को लॉन्च किया जो कि थी माजा। अब क्योंकि कोका कोला हिंदुस्तान से जा चुकी थी, तो अब एक और कंपनी जो कि प्योर ड्रिंक्स नाम की थी, उसने एक बहुत ही फेमस और काफी नाम सुना होगा आपने इस ड्रिंक का, कैंपा कोला नाम की ड्रिंक को लॉन्च किया। इंडियन मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनीज थी जो कि काफी फेयरसली compete कर रही थी, एक थी पार्ले और दूसरी थी प्योर ड्रिंक्स। क्योंकि ये दो कंपनीज भी आपस में काफी फेयरसली compete कर रही थी, तो पार्ले को महसूस हुआ कि उन्हें एक और ड्रिंक लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन इस ड्रिंक की एक खासियत थी, वो ये चाहते थे कि इस ड्रिंक में सिर्फ इंडियन इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाए ताकि इंडियन ऑडियंस को पसंद आए। इसी के बाद लॉन्च हुआ द फेमस ब्रांड थम्स अप। इस ब्रांड को यूनिक बनाने के लिए थम्स अप में से बी को हटा दिया गया। अब आप देखेंगे कि थम्स अप जब लिखा भी रहता है तो उसमें बी नहीं होता, जस्ट टू मेक इट यूनिक। यूएस गवर्नमेंट काफी अपसेट थी इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि यूएस कंपनीज इंडिया में एंटर नहीं हो पा रही थी। अब इसी को देखते हुए दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में नेगोशिएशंस हुई, और उसके बाद पेप्सी ने 1985 में अपना पहला प्रपोजल भेजा इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने अप्रूव किया। अब इस तरह से पेप्सी इंडिया में एंटर कर गई थी। पेप्सी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे अब इंडियन मार्केट में आने का एक मौका मिल रहा था। अब उन्होंने बॉटलिंग यूनिट्स सेट की और इवन बॉटल्स में भी प्रिंट करवाया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ। उस वक्त पे पेप्सी ने अपनी बॉटल्स पे पेप्सी एरा करके प्रिंट करवाया। तो बॉटल्स पे पेप्सी एरा लिखा हुआ था, लेकिन लीगली उस वक्त पे आप कोई भी सिर्फ एक फॉरेन नेम नहीं रख सकते थे। अब इसी को देखते हुए पेप्सी ने दोबारा अब 1 मिलियन का खर्चा उठाया उन बॉटल्स को दोबारा बनाने में, और इस बार प्रिंट किया गया उस पे लहर पेप्सी। तो अब मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनीज जो कि फेयरसली compete कर रही थी, एक थी पेप्सी
जो कि एक रिनाउंड इंटरनेशनल ब्रांड था, और दूसरा था पार्ले जो कि एक इंडियन ब्रांड था। 1992 में इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि अब फॉरेन कंपनीज जो स्टेक ओन कर सकती थी वो अप्रॉक्सीमेटली था 51%। अब इसी को देखते हुए कोका कोला को मौका मिल गया और कोका कोला अब इंडिया में एंटर कर सकी। अब कोका कोला, पेप्सी और पार्ले आपस में compete कर रही थी इंडियन मार्केट के लिए। तो कोका कोला जब इंडिया में एंटर हुई तो उसने काफी ज्यादा बेवरेज कंपनीज को इंडिया में भी खरीदा। अब उनमें से एक थी पार्ले भी। कोका कोला ने पार्ले को भी खरीदा और उस टाइम की डील के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन तक की डील में पार्ले को कोका कोला ने खरीदा। तो कोका कोला ने जब पार्ले को खरीद लिया उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम सिर्फ एक ही ब्रांड यानी कि सिर्फ कोक बेचेंगे और कोक को इंडिया का नंबर 1 यानी कि बेस्ट सेलर ड्रिंक बनाएंगे। लेकिन उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। 2000 में उन्हें थम्स अप को रीलॉन्च करना पड़ा क्योंकि इंडियन ऑडियंस की इतनी ज़्यादा डिमांड थी थम्स अप के लिए कि उन्होंने थम्स अप को दोबारा रीलॉन्च करना पड़ा। यह शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी कंपनी ने किसी ब्रांड को दोबारा रीलॉन्च किया। थम्स अप ने कोका कोला को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी पहुंचाया। 2013 तक इंडिया की नंबर 1 एंड द बेस्ट सेलिंग ड्रिंक थम्स अप ही थी और कोका कोला का मैक्सिमम रेवेन्यू थम्स अप से ही आता था। 2013 के बाद उसे ओवरटेक किया स्प्राइट ने, जो कि एक कोका कोला की ही कंपनी है। तो इस तरह से कोका कोला ने कैप्चर किया इंडियन मार्केट को और आज भी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कोका कोला का ही है। कोका कोला का इंडियन मार्केट में 34% तक मार्केट शेयर है और जाके पेप्सी की बात करें तो वो 21% है। चलिए अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन पेप्सी एंड कोका कोला। कोका कोला ने 1960 में अपना पहला ब्रांड अंडर इंटरनेशनल एक्सपेंशन खरीदा और वो था जर्मन कंपनी फैंटा। 1964 में उन्होंने और ब्रांड्स को खरीदा जिनमें से एक था मिनट मेड और दूसरा था स्प्राइट। इसी को आगे देखते हैं पेप्सी के केस में। 1964 में पेप्सी ने माउंटेन ड्यू को खरीदा और 1965 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ। 1965 में फ्रीटोले और पेप्सी का मर्जर हुआ। एक सर्वे के हिसाब से 54% ऑफ द यूएस ऑडियंस ने यह ऑप्ट किया कि अगर हम कोई स्नैक्स खरीदते हैं तो साथ ही साथ हम पेप्सी भी खरीदेंगे। इससे पेप्सी को खरीदने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ी। तो पेप्सी जो कि एक बेवरेज कंपनी थी उसका एक मर्जर हुआ स्नैक कंपनी के साथ। इस कंपटीशन का एक और एग्जाम्पल है 1964 में पेप्सी ने, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो रहे थे, तो उस टाइम पे डाइट पेप्सी को लॉन्च किया। अब अगर पेप्सी ने डाइट पेप्सी नाम का कोई प्रोडक्ट जो कि एक ऑडियंस को केटर कर रहा है तो कोका कोला काफ़ी हद तक पीछे कैसे रह सकती है। तो कोका कोला ने भी 1965 यानी कि उसके ठीक एक साल बाद डाइट कोक को लॉन्च किया। फ्रीटोले के अंडर और भी स्नैक्स आते हैं जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं। डोर्निटोस, चीटोस, कुरकुरे, ये सब फ्रीटोले के अंडर आते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी वो ये रही कि कोका कोला ने 1975 में एक न्यू कोक को लॉन्च किया जिसमें कि पूरे ही रेसिपी अलग थी, डिफरेंट थी। जब उन्होंने इस न्यू कोक को लॉन्च किया तो उन्हें ऑडियंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकलैश, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिला, जिसके बाद कोका कोला ने डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी रेसिपी के साथ ही कंटिन्यू करेंगी। उसी वक्त 1975 में पेप्सिको ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज को लॉन्च किया जो कि था ब्लाइंड चैलेंज। इसमें कंटेस्टेंट्स को ब्लाइंड फोल्डेड किया जाता था और उनको कहा जाता था कि दोनों ड्रिंक्स को टेस्ट करें और बताए कि कौन सी ड्रिंक बेटर है। जब ऑडियंस ने इन ड्रिंक्स को टेस्ट किया तो डिसाइड हुआ कि 60% तक लोगों ने पेप्सी को प्रेफर किया ओवर कोका कोला। इससे कोका कोला को काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसी राइवलरी को आगे बढ़ाते हैं तो 1984 में पेप्सी ने स्लाइस को खरीदा और उससे ठीक 2 साल बाद 1986 में 7up को भी खरीदा। अगर अब हम बात करें रेवेन्यूज के बारे में तो पेप्सी का सालाना रेवेन्यू है 60 बिलियन। इसमें से 60% रेवेन्यू जो आता है वो आता है फ्रीटोले से
और अगर हम दूसरी साइड कोका कोला को देखते हैं तो उसका सालाना रेवेन्यू है 35 बिलियन। लेकिन दोनों कंपनीज में एक डिफरेंस है, कोका कोला सिर्फ बेवरेजेस से डील करती है, जबकि पेप्सी बेवरेजेस प्लस स्नैक्स से डील करती है। अगर हम दोनों के एडवर्टीजमेंट्स की बात भी करें तो दोनों का एडवर्टीजमेंट स्टाइल डिफरेंट है। पेप्सी जो कि एक फ्रीडम और यूथ को टारगेट करता है, वहीं पे कोका कोला एक वैल्यू ब्रांड है। आप देखेंगे कि कोका कोला में एडवर्टीजमेंट्स में किस तरह से फैमिली साथ में बैठ के कोका कोला लेती है और एक मूवमेंट को एंजॉय करती है। अब इस मूवमेंट से एक इमोशन क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं कोका कोला इस इमोशन से रिलेट करती है और ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पे दिखता है। जहां पे पेप्सी एक्सपेरिमेंटेशन और डिफरेंट चीजें ट्राई करता है, वहीं पे कोका कोला अपनी एक स्टैंडर्ड रेसिपी के साथ ही आगे बढ़ता है। यानी कि अगर आप पेप्सी का केस देखें तो वो कस्टमाइजेशन है, और अगर आप कोका कोला देखें तो वो स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एक ही रेसिपी ऑल ओवर कंट्री चलाने में विश्वास रखता है। दोनों का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अलग अलग है। पेप्सी का केस देते हैं तो पेप्सी एक लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यानी कि छोटे छोटे स्टोर्स के लिए वो मोर लोकलाइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं कि दिल्ली में कोई एक एरिया है, मान लेते हैं साकेत, तो साकेत एरिया के लिए चिप्स और बेवरेजेस ये दोनों एक साथ एक ही ट्रक में जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन कोका कोला का अगर हम केस लेते हैं तो वो मान लीजिए नोएडा से एक ट्रक आएगा जिसमें सिर्फ बेवरेजेस होंगी और वो उस एरिया यानी कि साकेत को केटर करेगा। अवेलेबिलिटी की इस केस में बात करें तो पेप्सी इज मोर अवेलेबल देन कोका कोला। 95% मार्केट शेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बेवरेज कंपनी में देखा जाए तो इन्हीं दो कंपनीज का है, एक कोका कोला और दूसरी पेप्सी। अगर कोई तीसरी कंपनी इन दोनों के बीच में आती भी है तो या तो उसे खरीद लिया जाता है या तो उसकी बॉटल्स को काफी हाई वॉल्यूम में खरीद के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यानी कि बेवरेज कंपनी में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि ये दो कंपनीज आपस में ही रहना चाहती हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पेप्सी ज़्यादा पसंद है या कोका कोला। अपने दोस्तों के साथ इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, stay healthy, stay fit, stay Leo, Leo lifestyle.